वायुमंडल से जितने भी प्रश्न आपके जो है एग्जाम में आ सकते हैं सारे को हम लोग कवर करेंगे। आप लोग को याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिन लोगों को याद है वो रिवीजन भी आसानी से उनका हो जाएगा। बस सिर्फ एक बार कंसंट्रेट करके इस चीज को देखिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं, अब देखिए वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल यानी वैसे नाम से ही पता चल रहा है हवा का मंडल। वायुमंडल मतलब हवा का मंडल। तो हवा का मंडल बेसिकली यहाँ कहने का मतलब है कि जो विभिन्न गैसें हैं, विभिन्न गैसों का मिश्रण से एक कवर तैयार हुआ है। कवर जैसे ब्लैंकेट होता है, कंबल की खासियत आप लोग जानते होंगे कि गर्मी में जब वो ठंडी में उसका जब प्रयोग किया जाता है तो जो गर्मी होती है अंदर, शरीर की गर्मी, उसको वो बाहर नहीं जाने देता। उसकी ये खासियत है, शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता, जिससे आप जो है सर्वाइव कर पाते हैं ठंड के महीने में भी। कंबल की यही खासियत। तो ये जो वायुमंडल है ये एकदम कंबल की तरह कार्य करता है। अब देखिए कैसे। तो अगर देखिए पहला नंबर, वायुमंडल अगर ना हो तो जीवन संभव नहीं है, जीवन यहां पर जिया नहीं जा सकता। वायुमंडल देखिए चंद्रमा पे नहीं है तो उसका रंग भी वैसे भी देखा जाए तो अंतरिक्ष से काला दिखाई पड़ता है। और पृथ्वी पे वायुमंडल इसलिए यहाँ जीवन संभव है। वायुमंडल अब देखिए इसके कंपोनेंट हैं, कुछ घटक हैं, कैसे कैसे किन किन गैसों से मिलकर बना है। हम लोग पहले से भी जानते हैं कि नाइट्रोजन है 78% लगभग, ऑक्सीजन है आपका 20.9 यानी 21% लगभग, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है सबसे महत्वपूर्ण चीज। अब देखिए मेन चीज क्या होता है कि ये एक कंबल की तरह काम करता है। कंबल की तरह काम करता है तो कुछ जो किरणें, सूर्य की किरणें जो है आती हैं पृथ्वी पर, लघु किरणें, उनको अंदर आने देता है, अंदर उनको आने देता है। लेकिन क्या करता है, जो दीर्घ किरणें हैं पृथ्वी से वापस जाना चाहती हैं उनको रोकता है। जिससे क्या होता है कि पृथ्वी पर एक समान लगभग 15 डिग्री औसत तापमान बना रहता है। अगर वायुमंडल ना होता तो अब समझ जाइए कि रात के समय इतना ज्यादा टेम्परेचर नीचे आ जाता और दिन के समय इतना अधिक हो जाता कि आदमी वैसे भी जल जाता, तो संभव जीवन नहीं। तो अब देखिए आपने एक चीज सुना होगा, ग्रीन हाउस यानी एक ऐसा घर जो सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर तो आने देता है लेकिन जो है बाहर नहीं जाने देता। देख ही रहे हैं आजकल जोर तौर पे वैश्विक तापन बढ़ा हुआ है। वैश्विक तापन का मतलब आपका दिन पर दिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता में गर्मी बढ़ती जा रही है। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग है और ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनको हम लोग दूसरे क्लास में फिलहाल देखेंगे। लेकिन इसमें क्या है, वायुमंडल हम बता दिए क्या है, एक गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नियॉन, ये सारी गैसें जो है पाई जाती हैं। एक घेरा बनाए हुए हैं, कंबल की तरह काम करती हैं, जो बताए हैं कि लघु किरणों को आने देती हैं और जो दीर्घ किरणें हैं पृथ्वी से वापस जाना चाहती हैं उनको रोकती हैं, जिससे पृथ्वी पर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस का औसतन तापमान बना रहता है। अब देखेंगे वायुमंडल जब है तो पृथ्वी, एक चीज बताए, पृथ्वी जो है पृथ्वी के एक लेयर में यानी एक कवर टाइप में है। जैसे अब इसके परतों को हम लोग जब देखेंगे एक एक परत, तब हमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसमें हम लोग परत देखते हैं, आगे जो इसके घटक गैस हैं उनका उपयोग क्या है, कुछ खासियत, उनसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सब हम देखेंगे इसी क्लास में। तो देखते हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो सबसे अब पूछा जाएगा कि जो है, याद रखिएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा नीचे वाला क्या है, अब इसको 5 भागों में बांट दिए। ओजोन जो क्या है, वायुमंडल को 5 भागों में बांट दिया गया ऊंचाई के हिसाब से। अब देखिए पहला जो हमारा है क्षोभ मंडल, पहला है हमारा क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल में से यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये बारिश हो रही है, ये बिजली चमक रहा है, बारिश हो रहा है, बिजली चमक रहा है, तो ये सारी घटनाएं किसमें होंगी, तो क्षोभ मंडल। या फिर क्षोभ मंडल नहीं दे देगा तो ट्रोपोस्फियर दे देगा। ट्रोपोस्फियर, इसका इंग्लिश भी इसीलिए याद रखिएगा, ट्रोपोस्फियर, इसी को क्षोभ मंडल कहा है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होंगी सब किसमें होंगी, क्षोभ मंडल में होंगी, चाहे वो बरसात हो चाहे बिजली हो। अब इसकी ऊंचाई देख लेते हैं। तो ऊंचाई को जानने के लिए हमको पता है हमारी पृथ्वी नारंगी की तरह इस शेप में है, गोल। यहाँ पर थोड़ा सा ध्रुवों पर चपटी है, ये क्या होते हैं, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, यहाँ पर थोड़ी सी चपटी। तो जब वायुमंडल देखेंगे ऊंचाई के हिसाब से तो यहाँ से जाहिर सी बात है नजदीक रहेगा, और यहाँ बीच में हमारा है ये विषुवत रेखा, ये है विषुवत रेखा।
तो विषुवत रेखा से दूर रहेगा, जाहिर सी बात है, और ध्रुव से नजदीक रहेगा वायुमंडल की ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए ये जो विषुवत रेखा है वहां से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल हमारा फैला हुआ है। और अगर हम लोग बात करेंगे जो ध्रुव है, नहीं विषुवत रेखा जो है वहां से कितनी है आपकी 18 किलोमीटर दी हुई है ऊंचाई, और ध्रुवों से नजदीक है। अभी हम बताए हैं कि यहाँ ध्रुव से नजदीक ही तो है, यहाँ पर देखिए अगर है तो यहाँ एक कम दूरी है और विषुवत रेखा से दूर है। तो विषुवत रेखा से दूरी देखें तो कितना है हमारा 18 किलोमीटर, और अगर हम लोग बात करें ध्रुव से देखेंगे तो 8 किलोमीटर। हालांकि किताबों में औसतन 13 किलोमीटर दे दिया है। तो फिलहाल लेकिन जानिए इस चीज को, अगर कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं तो जानना चाहिए। यानी इसमें क्या क्या होता है, तापमान की बात करें तो ये जो हमारा स्फीयर है इसमें क्या होता है, तापमान पहले घटता है उसके बाद फिर बढ़ता है और फिर जाके समताप मंडल में एकदम समान हो जाता है। तो अब पहला क्या था हमारा क्षोभ मंडल, पहला क्या था क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। उसके बाद अगर हम और ऊपर जाएंगे, इस 18 और इस 8 के एवरेज से ऊपर जाएंगे तो लगभग 50 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है ये समताप मंडल। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ये चीज ध्यान में रखिएगा। चूंकि यहाँ का तापमान समान रहता है, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, बादल उदल नहीं रहते, तो बादल उदल नहीं रहते तो यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है आसानी से। यानी हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है तो आप कहेंगे समताप मंडल में उड़ता है। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है तो आप कहेंगे समताप मंडल में उड़ता है, क्योंकि यहाँ का तापमान समान रहता है। और क्या इसकी खास बात यह था, यहीं पे ऋतु गुब्बारा, जैसे गुब्बारा देखे होंगे जिसपे लोग बैठ के उड़ते हैं, तो ये फिलहाल उसका संबंध नहीं है, ऋतु से संबंधित है। जो ऋतुएं होती हैं ग्रीष्म ऋतु और जो है वर्षा ऋतु, ये सारी बसंत ऋतु, तो इनसे संबंधित है। अब इसमें क्या दिए, समताप मंडल को पहले देख लीजिए, इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तो पूछ लेगा किस मंडल में जो है आपका वायुयान उड़ता है, तो आप बता सकते हैं कि जो है समताप मंडल में। या आपसे पूछ लेगा कि ऋतु गुब्बारा किस में उड़ता है, तो वो भी समताप मंडल में। और सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछा गया है और जो पूछा जाने की लगभग 90 या 100% जो है पॉसिबिलिटी है, वो है इसी मंडल में हमारा ओजोन मंडल पाया जाता है। समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाई जाती है। अब ओजोन लेयर, हालांकि ओजोन गैस की मात्रा कम है, ओजोन गैस की मात्रा वायुमंडल में कम है, लेकिन इनका एक कवर है, एक कवर है जो सूर्य से जब हानिकारक किरणें आती हैं, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट परावैंगनी किरणें जो होती हैं उनको ये रोकती है, अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी पर नहीं आ पाती। अगर ये किरणें आएंगी तो समझ जाइए त्वचा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होंगी, त्वचा का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होंगी। तो ओजोन मंडल एक ऐसा मंडल है, कवच है, जो हमारी परावैंगनी किरणें जो सूर्य से आती है उनसे हमारी रक्षा करता है। तो ये चीज याद रखिएगा, ओजोन मंडल किस मंडल में है तो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में है। ओजोन मंडल हमारा समताप मंडल। मैं बार बार रिवीजन इसलिए आपका करवा रहा हूं क्योंकि ये चीज पूछा जाता है, ओजोन मंडल किस लेयर में है तो समताप मंडल दे देगा, नहीं देगा तो स्ट्रेटोस्फीयर दे देगा। तो हमने देखा क्या, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, यानी क्षोभ मंडल और समताप मंडल। अब इसके ऊपर जब चलेंगे तो लगभग 80 किलोमीटर तक तो हमारा मध्य मंडल पड़ेगा, जिसको हम लोग मेजोस्फीयर कहते हैं। मध्य मंडल पड़ेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेजोस्फीयर। याद रखिएगा, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे बन सके, अगर बनता तो मैं जरूर बताता। तो फिलहाल कम पढ़ें वही पढ़ें जो पॉसिबिलिटी हो आने की। अब इसके ऊपर जब हम लोग प्रवेश करेंगे तो लगभग 640 किलोमीटर तक फैली है हमारा एक मंडल है जिसको आयन मंडल बोला जाता है या आयनोस्फीयर बोला जाता है। आयन मंडल या आयनोस्फीयर बोला जाता है। ये कितनी ऊंचाई तक है तो 640 किलोमीटर ऊंचाई तक है। इसमें क्या क्या घटनाएं हैं तो आयन, जैसा कि आप नाम ही जान सकते हैं, आयन मतलब ऋणायन या धनायन, दो ही होता है आयन, या ऋणायन या फिर धनायन, दो ही तो आयन है। तो इसमें जो है यहां आप देख सकते हैं रेडियो तरंगे जो होती हैं वो कहां किसमें पाई जाएंगी तो आप सीधे सीधे रेडियो तरंगे आयनित होती हैं तो ये आयन मंडल में पाई जाएंगी, आयन मंडल में पाई जाएंगी। और ये देख रहे हैं आप इस चीज को, ये है उल्का पिंड, उल्का पिंड है ये। तो पूछ ले अगर कभी कि उल्का पिंड जो है
वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, तो आप कहेंगे आयनोस्फीयर या आयन मंडल। अब इसमें रेडियो तरंगे किस में पाई जाती हैं, तो भी आयन मंडल। अब इसके ऊपर चलेंगे जब, तो 640 से जब ऊपर जाएंगे लिमिट इसका, तो 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएंगे, तो वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा बहिर्मंडल। क्या कहलाता है, बहिर्मंडल। इसमें क्या होती हैं, जो कृत्रिम, जो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होती है, उपग्रह है, जिससे संचार की वस्तुएं जो है संचारित होती हैं, जो आप लोग फोन और टीवी, ये दूरसंचार, ये सारी जो है प्रयोग करते हैं, वो उसमें इसकी सैटेलाइट की अहम भूमिका होती है। तो ये सैटेलाइट किस मंडल में है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे बहिर्मंडल में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल में जो है कृत्रिम उपग्रह पाए जाते हैं। अब इन चीजों को देख लिए। अब देखिए यहां पर इसको एक बार रिकॉल करते हैं, तो इसमें कितने मंडल हैं, वायुमंडल क्या है, तो सीधे सीधे विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है, जिसमें आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में, ये सारी नियान, ये सारी जो है गैसें मिलकर वायुमंडल का निर्माण करती हैं, जो एक कंबल की तरह पृथ्वी को ढके हुए है। जो पृथ्वी पर जो किरणें आती हैं सूर्य से, तो उनको छोटी किरणों को आने देता है, लेकिन जो है बड़ी किरणों को बाहर नहीं जाने देता, जिससे आपका क्या फायदा होता है, पृथ्वी पर एक समान तापमान बना रहता है। नहीं तो दिन के समय बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है, रात के समय बहुत कम हो जाता, तो जीवन संभव नहीं होता। उसके बाद दूसरा ओजोन मंडल, जिसमें है हमारा समताप मंडल में, तो ये चीज़ पूछा जा सकता है, बता दिए हम। इसी में वायुयान उड़ता है, ऋतु गुब्बारा उड़ता है। उसके ऊपर जाएंगे तो मध्यमंडल, मेजोस्फीयर है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट घटनाएं नहीं है। फिर आगे जाएंगे तो आयन मंडल है। आयन मंडल में देख लिए उल्कापिंड है, रेडियो एक्टिव किरणें, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 640 किलोमीटर। तापमान यहाँ पर समान आ जाता है, समान, इसीलिए इसको समताप मंडल कहा जाता है। फिलहाल जो चीज़ें पूछा जाएगा वही हम बता रहे हैं। बहिर्मंडल में कृत्रिम जो है उपग्रह बहिर्मंडल में प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो ये चीज़ आप जान लीजिएगा। तो फिर अब जो इसके घटक हैं, घटक का मतलब अभी बता दीजिए, जिन गैसों से मिलकर बना है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं क्या क्या है। बड़े इंटरेस्टेड चीज़ है ये। अब बताया ना, कंबल की तरह है जो ढके हुए हैं, तो हवा, अब देखिए उसमें धूल के कण भी होंगे, वायु भी होगा, और ये सारी गैसें भी होंगी। तो अब धीरे धीरे उनसे पढ़ते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है, शुष्क गैस किसे कहा जाता है, शुष्क ठोस किसको बोला जाता है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद जो बताया है कि वायुमंडल के जो गैस हैं, जो घटक हैं, कंपोनेंट हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर उनके बारे में क्या प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। तो आप, और सब हम बता दिए, उसके सभी लेयर बता दिए, आपको वायुमंडल का परिभाषा आपको बता दिए। अब आगे जब चलेंगे तो इसके गैसों में सर्वाधिक मात्रा, पहले इस देखिए ये सर्कल को, तो इसमें ये जो हमारा हिस्सा है इतना, ये नाइट्रोजन का है, लगभग कितना है 78%, और इधर वाला जो है 21%, एग्जैक्टली लगभग में लेते हैं तो 21% नहीं तो 20.9% है। तो ये कितना, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। बकिया ये जो 1% है, इसमें सभी गैसें हैं, सारे के सारे गैसें इसी 1% में है। तो अब इसमें आगे चलते हैं जब, तो यहाँ देखेंगे पहला हमारा क्या है, नाइट्रोजन, जो लगभग 78% है। नाइट्रोजन के बारे में क्या जानना है कि यह एक रंगहीन, गंधहीन गैस है, यानी इसमें रंग भी नहीं होता और कोई गंध भी नहीं होता। पौधों के लिए जानते हैं सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन उर्वरक का भी ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। जिन इलाकों में इस उर्वरक की कमी होती है, वहाँ के पौधे जो है कीड़े मकोड़ों को खाकर उनसे जो है नाइट्रोजन लेते हैं। तो नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए बहुत उपयोगी है, ये चीज़ जान लीजिए। उसके बाद वायुदाब, पवन की तीव्रता को ये प्रभावित करते हैं। वायुदाब हुआ, पवन की तीव्रता हुआ, प्रकाश का परावर्तन हुआ, इन सबको ये प्रभावित करते हैं। कौन, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इन सबको प्रभावित करता है। उसके बाद देखेंगे तो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट गैस है ये ऑक्सीजन। दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन। लगभग बताए ना, या तो देखा जाए तो 20.9% या लगभग में देखें तो 21 यानी 21% है। यह एक प्राणदायिनी गैस है, हमें पता है ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। प्राणदायिनी गैस इसलिए इसको बोला जाता है। आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, देखिए ऑक्सीजन जहाँ कमी हुई तो जो है सांस फूलने लगेगा। अभी देख रहे थे हाल ही के न्यूज़ में ऑक्सीजन की कितनी जो है समस्या थी कोविड के चलते। तो अब देखते हैं ऑक्सीजन,
अब किसी चीज को जलाना भी ऑक्सीजन के बिना संभव नहीं है, कोई चीज बिना ऑक्सीजन की सहायता से नहीं जलाया जा सकता, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये लगभग 64 किलोमीटर तक पाया जाता है, पृथ्वी के जो है स्थल से लगभग 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है ऑक्सीजन हमारा। उसके बाद देखिए सांस लेने में बता दिए हम पहले, जलने में भी सहायक ऑक्सीजन की सहायता चाहिए होती है हमें। उसके बाद तीसरा चलेंगे तो ऑर्गन है जो पूरे परसेंट का 0.9%, 93 है या 9 बोलिए, 9% है। और इसके बारे में क्या जानेंगे तो ऑर्गन एक अक्रिय गैस है, यह किसी भी गैस अन्य गैस के साथ रासायनिक क्रिया नहीं करती, इसलिए इसे अक्रिय गैस या नोबल गैस कहा जाता है। उसके बाद क्या पाया जाता है, इसके अतिरिक्त क्या पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है, नियान पाया जाता है, क्रिप्टान और जेनान। हीलियम, नियान, क्रिप्टान, जेनान, ये सारे गैस पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए हमारा इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है, हम सांस लेते हैं, उसके बाद जो है सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें आवश्यकता पड़ती है उनको कार्बन डाइऑक्साइड की, वो लेके ऑक्सीजन देते हैं हम, इसके बारे में। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में यह पारगम प्लस अपारगम, यह पारगम है और इसका मतलब समझ, पारगम मतलब जिसके आर पार जाया जा सके, अपारगम मतलब जिसके आर पार ना जा सके। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जब पृथ्वी पर आती है सूर्य से किरणें, तो हम बताए ना पहले जो रोक लेता है, ये जब रोक लेगा तो पृथ्वी का तापमान थोड़ा सा गर्म रहेगा, मतलब अनुकूल रहेगा जीवन के लिए। लेकिन कभी कभी यह जो है बढ़ने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ने लगता है तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, वैश्विक तापन बोलते हैं, यानी सूर्य से आने वाली किरणों को तो आने देता है लेकिन वापस नहीं जाने देता कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है, उसके फलस्वरूप जो होता है वैश्विक तापन, जो आजकल गर्मी बढ़ रही है, ये कारण होता है। अब देखिए उसके बाद इसके लिए, इसको जो है नियंत्रित करने के लिए एक क्योटो प्रोटोकॉल जो है था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया कि इसको इसमें सुधार के लिए, इसको रोकने के लिए हम जो है एक संगठन बना 1997 यानी 1997 में। देख लीजिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल। तो पूछेगा क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध, तो कार्बन डाइऑक्साइड के नियंत्रण से वैश्विक तापन के रोक में, और यहाँ पर 1997 में। उसके बाद चलेंगे तो ओजोन। अभी बता दिए हम, ओजोन लेयर जो है एक ऐसा लेयर है जो पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती है उनको रोककर हमारे जीवन की रक्षा करता है। अगर वो ना होता तो हमें त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता। यह एक मतलब अभी देखिए कुछ लगभग 2006 में, शायद एक्यूरेट मुझे नहीं याद है, लेकिन जो है अंटार्कटिका में इसका क्षय ज़्यादा हो गया था। तो लेकिन अब जो है फिर बाद में न्यूज आया कि लगभग सही हो गया है। तो देखिए ये 15 से 30 किलोमीटर तक, 15 से 35 किलोमीटर तक लगभग जो है इसकी अधिकता होती है, अधिक मात्रा में सघनता होती है, ज़्यादा घना होता है। उसके बाद अब ये इसको देखिए क्षरण जो करता है ओजोन गैस को, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। इसका फार्मूला आप जानते हैं O3, यानी ऑक्सीजन के 3 कंपोनेंट जुड़ के ओजोन बनाते हैं। तो अब देखिए जेट AC जो होता है, AC एयर कंडीशनर जो हम लोग यूज करते हैं अपने विलासिता के लिए, जेट विमान जो होता है इसमें से जो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, जिसको हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं, है ना। उसके बाद फिर रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज से जो गैसें निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबसे ज़्यादा खतरनाक यही सारी गैसें हैं जो ओजोन क्षरण में अहम भूमिका निभा रही हैं, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। उसके बाद इसको कंट्रोल करने के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया, ये बहुत पूछा गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में किया गया था मॉन्ट्रियल में। अब ये सब अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है कि इन चीज़ों पर नियंत्रण कैसे किया जाए। तो आई होप कि ये क्लास आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ये तब पता चलेगा जब आप एग्जाम देंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे। हम लोग फिलहाल एक बार देखते हैं यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिए हैं। इसके परत को एक बार अगर रिवाइज करें तो पहले क्या था हमारा, पहले था क्षोभ मंडल। अब यहाँ देखिए इस तरह से था, तो यहाँ नीचे वाला इसको ये क्या था, क्षोभ मंडल था हमारा, और उसके ऊपर वाला था समताप मंडल, उसके ऊपर वाला हम लोग क्या बात देखे थे, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, और उसके बाद बहिर्मंडल देखे थे ना इस चीज को। यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं हो रही थी। उसके बाद समताप मंडल में ओजोन मंडल हम बताए थे इंपॉर्टेंट है, और यहीं हवाई जहाज उड़ती है। मध्य मंडल में कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी जो बताने लायक। यहाँ आयन मंडल में रेडियो एक्टिव किरणें रहती हैं, उल्का पिंड रहते हैं, ये बताए थे हम आपको। बहिर्मंडल में जो है सैटेलाइट होती है आर्टिफिशियल, वो था। अब ये इसमें से जितने वायुमंडल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी में से पूछे जाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। लेकिन यार कम से कम आप लोग जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में जो है कंजूसी ना करो। अगर शेयर करोगे तो फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा बनाने का, और अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर इस चीज़ को शेयर करिए। कम से कम
इस चैनल की प्रोन्नति के लिए इतना जो है उत्तरदायित्व तो आपका बनता है। मिलते हैं अगले क्लास में साइंस के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।